हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर लेने के क्या क्या फायदे हैं मैम। कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये लग रहा है कि मैम हमने एग्रीकल्चर ले तो लिया, कि इसका आगे जाकर के कोई स्कोप है या नहीं भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th में है, वो एग्रीकल्चर लेने का सोच रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर लें या नहीं लें। हम अगर एग्रीकल्चर लेंगे तो हमें क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन सी स्कोप है, कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया है, लेकिन उनका नीट क्लियर नहीं हुआ है और अब वो सीयूटी के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर की किसी यूनिवर्सिटी में। उन बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है। अगर हम यहाँ पर बात करें एग्रीकल्चर के स्कोप की, तो सबसे पहले अगर हम बीएससी लेवल पर बात करें, देखो 11th-12th की ही मान लो, सबसे छोटी से छोटी जॉब लेकर के चलते हैं कि आपने एग्रीकल्चर के फायदे की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आपको कौन कौन से स्कोप हैं। अगर यहाँ पर इसके स्कोप की हम बात करें कि आपको क्या स्कोप मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम 12th लेवल की बात करें कि आपने 12th ही की है, 11th-12th कर ली है, तो आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए तो आप 12th के साथ ही एलिजिबल हो जाते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसी निकलती है राजस्थान के अंदर, तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही ये राजस्थान के अंदर निकली है, वैसे ही अदर स्टेट के अंदर भी ये वैकेंसीज निकलती है, तो ये सुपरवाइजर के लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो 12th के साथ। मतलब आपने 11th के अंदर पढ़ाई की, आपने 12th के साथ में पढ़ाई की, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसका नाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ओके, तो 11th और 12th के बाद में आप हो जाओगे सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल। देन आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद में होती है बीएससी। आपने 11th-12th एग्रीकल्चर से कर ली, इसके बाद आप आओगे बीएससी के अंदर। अब बीएससी के अंदर क्या होने वाला है, 12th के अंदर आपने एग्रीकल्चर ली है तो भी आप बीएससी कर सकते हो। अगर आप 11th-12th के अंदर आपने पहले एग्रीकल्चर नहीं ली, लेकिन अब आप बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हो, तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। कि मैम हम कैसे कर सकते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी ली थी, वो यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम देंगे, जेट का एग्जाम देंगे। उनके लिए क्या होता है, अलग से एग्जाम होते हैं। सीयूटी और जेट के एग्जाम के द्वारा आप क्या ले सकते हो, बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर बीएससी के अंदर एडमिशन की हम बात करें, चाहे आपने 11th-12th के अंदर बायोलॉजी ली हो तब भी आप ले सकते हो, आपने मैथ ली है तो भी आप ले सकते हो यहाँ पर। और फिर हम बात करें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पर एडमिशन ले ही सकते हैं। तो तीनों कोर्स के यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं बीएससी के अंदर। लेकिन सुपरवाइजर की एग्जाम वही दे सकते हैं जिन्होंने 11th-12th के अंदर ही क्या ली है, एग्रीकल्चर ली है। अब यहाँ पर इन बच्चों को बेनिफिट क्या मिलने वाला है जिन्होंने 11th-12th के अंदर ही एडमिशन ले लिया है। 11th-12th के अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उन्हें दी जाती है फेलोशिप। उन्हें फेलोशिप या छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन ये जो फेलोशिप है वो सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, बॉयज को ऐसी कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। लेकिन बॉयज यहाँ पर सीयूटी के द्वारा एडमिशन लेकर के बीएससी के अंदर फेलोशिप के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप बीएससी करोगे और सीयूटी के द्वारा आपने एडमिशन लिया है, तो आपको 3000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। और इस पर मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है कि किन किन को ये फेलोशिप मिलती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर लेकिन हमने बात करी बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर, तीनों ही यहाँ पर बीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है मैम, हमने बीएससी कर ली, उसके बाद हमारे आगे क्या स्कोप है। आपने बीएससी करने के बाद एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे जॉब के ऑप्शंस हैं जिसके आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन से जॉब के ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम बात करें सबसे पहले बीएससी के बाद, बीएससी के लेवल पर जो जॉब स्कोप है उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीएससी आप एक तो फुल फेलोशिप के साथ करोगे, 3000 रुपये आपको पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, तो आप सोच सकते हो 12 महीने के आपको 36,000 मिल जाएगी। मतलब आपको पॉकेट मनी घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपको कौन कौन सी, अगर हम फर्स्ट पर इसकी बात करें तो एक नाबार्ड की क्या निकलती है, यहाँ पर वैकेंसी निकलती है।
नाबार्ड की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है जो ए ग्रेड की वैकेंसी है, बेस्ट है एग्रीकल्चर के अंदर, टॉप वैकेंसी जिसको हम मान सकते हैं, टॉप जॉब नाबार्ड की निकलती है। IBPS AFO की आप तैयारी कर सकते हो, IBPS AFO की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आप डब्ल्यू एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए जैसे अभी यूपी के अंदर निकली हुई है AGTA की आप तैयारी कर सकते हो। ये अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल की वैकेंसी भी निकलती है। ये क्या होगी, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होगी। जैसे हम बात करें CCI कॉटन कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट के अंदर क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है। इफको जो फर्टिलाइजर कंपनी है वहां पर वैकेंसीज निकलती हैं, इफको होती है, इफको के अंदर वैकेंसीज निकलती है। 7 नंबर पर हम बात करें तो सीड ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। ADO की वैकेंसी, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO की वैकेंसी निकलती है। ये पंजाब हरियाणा अलग अलग स्टेट के अंदर ये स्टेट की वैकेंसी होगी। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी स्टेट की वैकेंसी है कि जैसे कभी हरियाणा के अंदर निकलेगी, कभी उत्तराखंड के अंदर निकलेगी, कभी राजस्थान के अंदर निकलेगी। तो इस प्रकार से वैकेंसी वेरी करती है। अब यहाँ पर ये तो आपकी हो गई जॉब, इसके अलावा भी पता नहीं कितनी सारी जॉब है जो स्टेट लेवल पर निकलती रहती है। तो ये तो मैंने आपको मेन जो इम्पोर्टेंट जॉब है जो बार बार आती रहती है उनकी बात की। इसके साथ में ही अगर आप एग्रीकल्चर में बिजनेस का सोच रहे हो कि मैं मुझे तो बिजनेस करने का मन है और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर, तो आप यहाँ पर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ABM को आप ज्वाइन करके बिजनेस के अंदर जा सकते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट पर सोच सकते हो, इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें कि MSc लेवल पर आपको क्या फायदा होगा, आपने BSc कर ली, अब आपको और क्या फायदा हो सकता है। अब अगर आप BSc के साथ बाद में क्या करते हैं, हम लोग MSc करते हैं, इसके अंदर मास्टर्स करते हैं। मास्टर किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर की जा सकती है, जैसे आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कर लोगे, एग्रोनॉमी के अंदर कर लोगे, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कर लोगे। इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है ICAR, जैसे ही सेम आपने जैसे JET और CUT का एग्जाम देकर के आप BSc में एडमिशन लेते हो, वैसे ही सेम आपको MSc का एग्जाम देना होता है। और उस एग्जाम के थ्रू आपको कोई भी कोर्स के अंदर आप MSc कर सकते हो। अब ये जो MSc है यहाँ पर करने के फायदे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप फेलोशिप के साथ अगर टॉप 100 के अंदर रैंक आती है आपकी MSc के अंदर, तो आपको यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति महीने की फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप MSc 2 साल की होती है, ये कितने साल की होती है, MSc यहाँ पर 2 साल की होती है। और अगर BSc की बात करें तो BSc ऑनर्स कोर्स होता है, वो 4 साल का होता है। तो 2 साल के अंदर आपको 12,000 रुपये मिलेंगे प्रति महीना, हर महीने का है, ये पर मंथ की सिर्फ है, पर मंथ। जैसे आपको BSc के अंदर 3,000 मिलते हैं, वैसे ही MSc करोगे तो 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है मैम, ये तो फेलोशिप हो गई, ये तो आप MSc फेलोशिप के साथ में कर सकते हो। साथ में ही आप MSc करने के बाद आपको पास जॉब कौन कौन सी है आफ्टर MSc, जैसे हम बात करें AO की जो वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ARO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, इसमें आप आफ्टर MSc ही एलिजिबल होते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ओके, ये आफ्टर MSc आपको इसका फायदा होने वाला है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ओके, तो ARO भी आता है, ऐसे ही AARO आता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो वो भी आफ्टर MSc ही आप इसके अंदर क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। ये हो जाएगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो तीनों ही जॉब के अंदर आप आफ्टर MSc क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। यहाँ पर ARO का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ये रिसर्च का देखते हैं, है ना, किसी भी स्टेट के अंदर निकलती हैं ये वैकेंसीज, और ये क्या करते हैं, उस स्टेट के अंदर रिसर्च का जो फील्ड है उसको देखते हैं। जैसे आप क्या हो, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हो, तो आप प्लांट पैथोलॉजी के लिए अलग से ARO की पोस्ट निकलेगी, एंटोमोलॉजी के लिए अलग से निकलेगी, वहीं हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से निकलेगी, GPB जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के लिए ये अलग से निकलेगी वैकेंसीज। ठीक है, यहाँ पर ये आपको डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें
ये आफ्टर एमएससी हो गया, ठीक है। एमएससी करने के बाद और क्या फायदे, अगर आपने एमएससी कर ली, एमएससी के साथ में आप लोगों ने नेट क्लियर कर लिया है, एएसआरबी बोर्ड जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये बोर्ड क्या करता है, एएसआरबी नेट, एक नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आपने एमएससी के साथ में ही एएसआरबी नेट कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हो गया एपी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एमएससी प्लस एएसआरबी नेट। तो ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो एएसआरबी नेट, एएसआरबी नेट क्लियर करने का और एक फायदा है, अगर एएसआरबी नेट की हम बात करें तो अलग अलग स्टेट के अंदर एएसआरबी नेट करने के बाद अलग अलग टाइप की जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो अगर राजस्थान के अंदर आप एएसआरबी नेट करने के साथ में ही आपने एमएससी के साथ में एएसआरबी नेट कर ली और आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 20,000 रुपये पर मंथ। तो ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये क्या हो गया, एक सैलरी की तरह ही होगी, साथ में आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। ये हो गई पीएचडी है तो पीएचडी भी यही है। इसके बाद एमएससी के बाद में आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी मिनिमम 3 साल की होती है, फिर ये वेरी कर सकती है। अगर आपने अपना काम 3 साल के अंदर, अपना जो रिसर्च वर्क है 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, लेकिन कई बच्चों को उसको अंदर 4 साल भी लग जाती है। ओके, तो ये 3 साल की पीएचडी यहाँ पर होती है। पीएचडी के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो। अब इसके अंदर और कौन कौन सी पोस्ट है कि मैम हमने एमएससी कर ली, नेट कर लिया, पीएचडी कर ली, तो वो तो हमने बात करी। यहाँ पर फिर केवीके के अंदर पोस्ट निकलती है। केवीके के अंदर एसएमएस की पोस्ट निकलती है। कृषि विज्ञान के अंदर जो होते हैं वहाँ पर एसएमएस की पोस्ट निकलती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एमएससी प्लस नेट चाहिए। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो केवीके की पोस्ट के लिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, जैसे आपने प्लांट प्रोटेक्शन से किया है, फर्टिलाइजर का आपको नॉलेज है, प्लांट प्रोटेक्शन से किया है, बहुत सारी सीड कंपनियां हैं, वहां पर आप कर सकते हो। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के अंदर भी आपके पास क्या है, स्कोप है। तो इसके अलावा ये तो हमने गवर्नमेंट की बात करी है, प्राइवेट जो सेक्टर है वो तो अलग ही रह गया। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अलग ही रह गया, उसमें तो भर भर के क्या है, जॉब्स आपके पास है। लेकिन इसके लिए है कि आपको क्या करना है, अच्छी जगह से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, अच्छी जगह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही अभी हमारे राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई हुई है एफएसओ की, तो एफएसओ के अंदर भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये बहुत सारी वैकेंसी है जो बीएससी लेवल पर है, और ये जो वैकेंसी है ये एमएससी लेवल पर है। यहाँ पर एमएससी और नेट के बाद में एक एआरएस की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें जहाँ पर आपको पीएचडी की जरूरत नहीं होती, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ओके, एआरएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई। तो एआरएस के अंदर के लिए आपको क्या चाहिए, एमएससी प्लस नेट। इसकी अलग से एग्जाम होती है, इसकी अलग से कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर आप एआरएस का पेपर भी दे सकते हो, मतलब आपने एमएससी कर ली है और नेट कर लिया है तो आप एआरएस का पेपर भी दे सकते हो। तो ये हमने बात करी कि किस प्रकार से स्कोप है। तो आप देख रहे हो कि जो स्कोप है एग्रीकल्चर में वो तो एकदम से भरमार यहाँ पर क्या है, स्कोप है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब आपको सोचना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नीट के हैं और सोच रहे हैं कि मैम हम एग्रीकल्चर क्यों ले। बच्चों, नीट वाले बच्चों के लिए भी एग्रीकल्चर एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि मैं खुद नीट से बिलोंग करती थी। और यहाँ पर हम बात करें, आप आगे जाकर के ये जो एग्जाम्स है एएसआरबी, नेट, पीएचडी, आप बहुत इजीली इन सारी चीज़ों को क्रैक कर लोगे। बहुत सारी पूरी फेलोशिप के साथ में आप अपनी डिग्रियां करने वाले हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट आता है, प्लांट पैथोलॉजी है, वो नीट से कहीं ना कहीं को रिलेट करता है। तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर आगे जाकर के कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर।